हेलो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे कि रिड्यूस्ड टिलेज क्या होता है ना? तो अपन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ रिड्यूस्ड टिलेज। तो रिड्यूस्ड टिलेज में अपन ने देखा था पहले कि कन्वेंशनल टिलेज या फिर इंटेंसिव टिलेज क्या था। तो कन्वेंशनल टिलेज और इंटेंसिव टिलेज क्या था, जिसमें अपन 15% से भी कम प्लांट डेब्रिस सॉइल में रहने दे रहे थे। अब अपन क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रिड्यूस्ड टिलेज है ना, यहाँ पे लिख देती हूँ रिड्यूस्ड टिलेज है ना। तो रिड्यूस्ड टिलेज क्या है? दिस सिस्टम लीव्स लेस देन 15 to 30%, मतलब 15 से 30% कुछ भी हो सकता है। तो ये जो है वो रिड्यूस्ड टिलेज है। अब कंजर्वेशनल टिलेज क्या है? टिलेज विच लीव्स at least 30% of the crop residue on the soil surface। कंजर्वेशनल टिलेज क्या है? जिसमें एटलीस्ट 30% तो रहना ही चाहिए। यहाँ पे 15 से 30% है तो भी चलेगा। यहाँ पे कंजर्वेशनल टिलेज कम से कम 30% रहना ही चाहिए क्रॉप रेसिड्यू सॉइल सरफेस पे। कंजर्वेशनल टिलेज कहाँ स्टार्ट हुआ था? यूएसए में स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है। ये परसेंट वाले तो ये तीन बहुत अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पे वीड कंट्रोल डन बाय हर्बिसाइड, पैराक्वाट, डाइकॉट और ग्लाइकोफोसेट एंड दीज हर्बिसाइड्स आर नो जीरो और नो टिल हर्बिसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये तीन का नाम। और ये देखो क्या होता है कि अपन पढ़ते हैं सिस्टेमिक हर्बिसाइड और नॉन सिस्टेमिक हर्बिसाइड। तो सिस्टेमिक हर्बिसाइड जिनके एग्जाम्पल कॉमनली पूछे जाते हैं वो ये तीन ही हैं, ठीक है। तो अब सिस्टेमिक हर्बिसाइड क्या होते हैं? नॉन सिस्टेमिक हर्बिसाइड है ये, ओके। सिस्टेमिक हर्बिसाइड और नॉन सिस्टेमिक हर्बिसाइड। तो सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव की बात कर रही हूँ, ओके सॉरी। तो सिलेक्टिव हर्बिसाइड क्या होते हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड वो होते हैं जो कि पर्टिकुलर क्रॉप पे डाले जाते हैं, और पर्टिकुलर क्रॉप पे या फिर पर्टिकुलर पर्पस के लिए डाले जाते हैं। जैसे कि सिर्फ अपने को ब्रॉड लीफ कंट्रोल करना है या फिर अपने को नैरो लीफ कंट्रोल करना है, नैरो लीफ वीड्स कंट्रोल करना है। इसके लिए हम क्या डालते हैं? सिलेक्टिव हर्बिसाइड डालते हैं। और जब हमें एक कंप्लीट वेजिटेशन जहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब हमें किसी क्रॉप को सेव नहीं करना है, अपने को ब्रॉड लीफ और नैरो लीफ दोनों वीड को कंट्रोल करना है, वहाँ पे हम नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड डालते हैं। और वो एग्जांपल इसके पैराक्वाट, डाइकॉट और ग्लाइफोसेट, ठीक है। अब पैराक्वाट, डाइकॉट और ग्लाइफोसेट क्वेश्चन क्या आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिलेक्टिव हर्बिसाइड, ठीक है। तीनों के नाम दे देंगे, नन ऑफ दिस दे देंगे। तो अपने को कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों नन ऑफ दिस पे टिक लगाना है। क्या होता है कि या तो फिर ये दोनों देख के तो अपन काफ़ी ऐसे नोन हो जाता है, मतलब पता चल जाता है अपने को कि हाँ ये तो नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड है करके। लेकिन ग्लाइफोसेट से हम ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ये बाकी मतलब अपन क्या करते हैं, पैराक्वाट डाइकॉट पढ़ लेते हैं, ग्लाइफोसेट को छोड़ देते हैं। तो अपने को ग्लाइफोसेट याद नहीं रहता है। ग्लाइफोसेट को भी मतलब पढ़ते टाइम ही ध्यान रखना है कि पैराक्वाट, डाइकॉट और ग्लाइफोसेट तीनों को साथ में पढ़ना है, तो अपने को सॉरी इजी पड़ जाएगा वो याद करने में भी और याद रहने में भी, ठीक है। तो पैराक्वाट, डाइकॉट और ग्लाइफोसेट ये नॉन सिलेक्टिव हर्बिसाइड्स हैं। और ये अपन वेजिटेशन को मतलब जहाँ पे अपने को सिलेक्टिव वेजिटेशन कंट्रोल नहीं करना है, वहाँ पे हम इन तीनों का यूज़ करते हैं। इनको ज़ीरो और नो टिल हर्बिसाइड भी बोलते हैं। ज़ीरो और नो टिल हर्बिसाइड, वैसे ये क्वेश्चन पूछा तो जाता है लेकिन मैंने उतना ज़्यादा नहीं देखा है, तो वैसे याद कर लो तो ही ज़्यादा बेटर है। फिर उसके बाद इट इंक्लूड मल्च टिलेज, मिनिमम टिलेज, ज़ीरो टिलेज। अब अपने को ये भी पूछा जाता है कि मिनिमम टिलेज इज कंजर्वेशनल टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस टिलेज, ये सब है ना। तो अपने को याद करना है कि मल्च टिलेज, मिनिमम टिलेज और ज़ीरो टिलेज ये तीनों जो है कंजर्वेशनल टिलेज के एग्जाम्पल हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? इसमें जो है सॉइल इरोजन कम होता है, कॉस्ट ऑफ टिलेज कम पड़ती है और इम्प्रूवमेंट इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। क्या हो रहा है कि अपने पास सॉइल इरोजन कम हो रहा है, लो कॉस्ट ऑफ टिलेज की कॉस्ट कम पड़ रही है। क्यों? क्योंकि एक या दो बार ही अपन कर रहे हैं। ज़ीरो टिलेज में क्या होता है कि सीड बेड अपन क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज कम्प्लीटली अवॉइड करते हैं, सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए टिलेज करना, सेकेंडरी
सेकेंडरी टीलेज बस कहते हैं, वो भी सिर्फ सीड बेड प्रिपरेशन के लिए, है कि नहीं। तो कॉस्ट जो रहेगी वो बहुत कम हो जाएगी। कैसे कि एक बार अपन पहले प्लॉइंग कर रहे थे, फिर दूसरी बार प्लॉइंग कर रहे थे, फिर हैरोइंग कर रहे थे, फिर हैरोइंग कर रहे थे। इतना करने की बजाय अपन सिर्फ एक बार कर रहे हैं, तो कॉस्ट रिड्यूस हो गई। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब मिनिमम सॉइल इरोजन। अब सॉइल इरोजन की बात करें तो यहाँ पे दो तरह से अपन देख सकते हैं। पहली बात, जितना ज़्यादा अपन कल्टीवेट करेंगे उतना ज़्यादा सॉइल इरोजन होगा। मतलब 4 बार करेंगे तो पार्टिकल्स उतने डिस्टर्ब होंगे कि नहीं सॉइल के, और जितने ज़्यादा पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे सॉइल उतने ज़्यादा प्रोन टू इरोजन रहेंगे कि नहीं। ठीक है, तो मिनिमम सॉइल इरोजन पहला ये, और दूसरा ये कि इस पे ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहेगा। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट रहता है तो सॉइल का इरोजन वैसे ही कम होता है कि नहीं। क्योंकि देखो अगर बारिश होगी, अपन ने लैंड पूरी प्लाउ करके रख दी है, पूरा ऑर्गेनिक मैटर मतलब पूरे रेसिड्यू वहाँ से हटा लिए हैं, तो मिट्टी तो पूरी बह जाएगी। लेकिन अगर ऑर्गेनिक मतलब प्लांट डेब्रीज है तो वो इरोजन होने में थोड़ी सी डिफिकल्ट आएगी, मतलब रेजिस्टेंस होगा कि नहीं। फिर सॉइल इम्प्रूवमेंट, हाँ इम्प्रूवमेंट इन सॉइल ऑर्गेनिक मैटर। जितनी ज़्यादा प्लांट डेब्रीज रहेगी ऑर्गेनिक मैटर जो रहेगा उतना ज़्यादा ऐड होगा, इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है, ये पॉइंट अपने को क्लियर हो गया। अब इसमें इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। डिसएडवांटेज ये है कि बिल्डअप हर्बिसाइड रेसिड्यू। देखो मैंने पॉइंट बताया था कि हर्बिसाइड रेसिड्यू मतलब रहेंगे। फिर उसके बाद रिस्क ऑफ इंसेक्ट पेस्ट। क्यों? क्योंकि इंसेक्ट के एग्स प्लांट डेब्रीज में रह सकते हैं, और डिजीज़ के मतलब हाँ डिजीज़ के वो स्पोर्स है या फिर उनकी हाइबरनेटिंग स्टेजेस हैं वो रह सकती हैं उसमें प्लांट डेब्रीज में, ये चांस है। फिर डिजीज़ एंड वीट प्रॉब्लम्स। अब स्टबल प्रॉब्लम, मिनिमम टिलेज ये और ज़ीरो टिलेज, ये सब क्या होता है मैं बताती हूँ। स्टबल मल्च टिलेज। अब क्या हुआ कि अपन ने स्टबल्स रहने दिए प्लांट कहाँ, अपने सॉइल पे। टिलेज इन विच अ मल्च क्रॉप grown during the fallow period or the stubble of the previous crop are unrooted and brought to the surface and spread during tillage। क्या किया अपन ने, या तो फैलो पीरियड में अपन मल्च क्रॉप ग्रो कर दो। ये तो सबसे अच्छा हो जाता है कि अपन ग्रीन मैन्यूरिंग कर रहे हैं, मल्च क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। फिर मल्च क्रॉप ग्रो करने के बाद अपन वहीं उसको बरो कर दे रहे हैं, तो उससे सॉइल में मैन्यूर ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है। और स्टबल ऑफ द प्रीवियस क्रॉप आर अपरूटेड। जो प्रीवियस क्रॉप के स्टबल्स रहते हैं उनको अपन अप्रूट कर सकते हैं। फैलो पीरियड में अपन क्रॉप ग्रो कर सकते हैं। फैलो पीरियड में क्रॉप ग्रो किया तो उसकी वजह से वहाँ पे वेजिटेशन रहेगा, ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा, और स्टबल जो रहेंगे प्रीवियस क्रॉप के उसको अप्रूट कर लेंगे, और जैसे ही अपन ने टिलेज कर लिया उसके बाद उसको स्प्रेड कर देंगे, तो वो भी एक स्टबल मल्च टिलेज का काम करते हैं। जब हम पता नहीं आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल करने के लिए जाते थे तो साइंटिस्ट जो है हमारे कॉलेज के, वो डिफरेंट प्लॉट पे स्टडी कर रहे होते थे कि अगर अपन स्ट्रॉ का टिलेज डालेंगे, स्ट्रॉ का मल्च स्टबल करेंगे तो उससे अपने को कितना फ़ायदा होगा। व्हीट स्ट्रॉ का करेंगे तो कितना, राइस का होगा तो राइस का करेंगे तो कितना, सोयाबीन का करेंगे तो कितना। ऐसी स्टडी चलती रहती थी ताकि हम बाद में बता सके फार्मर्स को कि इसका इस क्रॉप का स्टबल मल्च टिलेज करने से स्टबल मल्च टिलेज करने से अपने को इतना फ़ायदा होगा करके। ठीक है, तो ये हो गई स्टबल मल्च टिलेज। फिर मिनिमम टिलेज क्या होता है। मिनिमम टिलेज, द टिलेज प्रैक्टिसेस विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट कंपेयर टू कॉस्ट आर ओमिटिंग combining effect, combining seeding and fertilizer application। मिनिमम टिलेज में क्या करना है, स्टबल मल्च टिलेज में अपन स्टबल मल्च रहने दे रहे थे, या फिर फैलो पीरियड में अपन क्रॉप ग्रो कर रहे थे, या फिर अलग से अपन मल्च डाल रहे थे। लेकिन अब मिनिमम टिलेज क्या है, टिलेज ऑपरेशन विच डू नॉट गिव मच बेनिफिट कंपेयर टू द कॉस्ट आर ओमिटिंग कंबाइनिंग। अपन क्या इसमें टिलेज ऑपरेशन नहीं करते हैं ज़्यादा, अपन क्या करते हैं, सीडलिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन, रो जोन टिलेज, व्हील ट्रैक प्लांटिंग, ये सब जो है वो मिनिमम टिलेज में करते हैं। ठीक है, क्या क्या कर रहे हैं, सीडलिंग और फर्टिलाइजर एप्लीकेशन ये सब साथ में ही कर रहे हैं, रो जोन टिलेज कर रहे हैं, व्हील ट्रैक प्लांटिंग कर रहे हैं। अभी देखना कि ज़ीरो टिलेज क्या होता है। ज़ीरो टिलेज और नो टिलेज है ना।
यहाँ पे पता है ये साथ में दिया हुआ है, लेकिन ना इसकी अलग अलग डेफिनेशन होती है कि जीरो टिल नहीं नहीं, हाँ ठीक है, हो सकता है कि ये साथ में ही हो। एक बार इसको ध्यान से चेक करना, क्योंकि ये बुक में यही दोनों लिखी है, लेकिन ऑप्शंस में ना वो जीरो टिलेज नो टिलेज ऐसे अलग अलग ऑप्शन दे देते हैं, तो कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। और ये जो है जीरो टिलेज, मिनिमम टिलेज, डबल मर्ज टिलेज, मतलब टिलेज जो है इतना जम के रट्टा मारना ना कि एक भी क्वेश्चन मतलब कोई भी क्वेश्चन फंसे तो बिल्कुल सही बने, क्योंकि ये बहुत आता है एग्जाम में। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टिलेज, मिनिमम टिलेज का एक्सट्रीम फॉर्म, ठीक है। प्राइमरी टिलेज इज कम्प्लीटली अवॉइडेड एंड सेकेंडरी टिलेज इज रिस्ट्रिक्टेड टू सीड बेड प्रिपरेशन इन द रो जोन ओनली। अपन क्या करते हैं इसमें जीरो टिलेज में प्राइमरी टिलेज तो करते ही नहीं है। अपन क्या करते हैं, पहले अपन बोलते थे कि प्लॉविंग जो है वो प्राइमरी टिलेज है, हैरोइंग जो है वो सेकेंडरी टिलेज है। अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, प्लॉविंग तो कर ही नहीं रहे, प्राइमरी टिलेज की तरफ अपना ध्यान ही नहीं है। अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं, और सेकेंडरी टिलेज करने के साथ साथ अपन क्या करें कि सेकेंडरी टिलेज का किस इससे करते हैं कि सीड बेड प्रिपेयर हो जाए, और कई बार तो सेकेंडरी टिलेज भी नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं, ठीक है। ये क्या रो जोन में सीधे, तो ये हो गया अपना जीरो टिलेज। इट इज मोस्टली प्रैक्टाइज इन राइट वीट क्रॉपिंग सिस्टम, ये राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम में रेसिड्यू कम बचता है ना। तो जैसे अगर अपन तुअर की बात करें या फिर कॉटन की बात करें, तो इसमें कॉटन के रेसिड्यू जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब पोस्ट कल्चरल प्रैक्टिसेस करने में, मतलब बाद में अपन जो क्रॉप की मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है उसमें जो है अपने को मतलब डिफ़िकल्टी होती है कि इतने बड़े बड़े कॉटन के रेसिड्यू है या फिर अरहर के रेसिड्यू है, उससे अपन कैसे उसे मैनेज करना इजी नहीं होता है। लेकिन इनका क्या रहता है कि स्ट्रॉ के स्मूथ भी रहते हैं और छोटे छोटे भी रहते हैं, तो ये इजीली हैंडल हो जाते हैं। मतलब अपने को इसमें ज़्यादा वो करने की मतलब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती अगर क्रॉप रेसिड्यू जो है वो सॉइल पे ही रह गए तो भी, ठीक है। ये जीरो टिलेज हो गया। अब अपन क्या देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ टिलेज। अपन ने अभी क्या देखा था कि सिस्टम ऑफ टिलेज था वो दोनों, है ना, और अभी ये टाइप्स ऑफ टिलेज है। अब मैंने ये पॉइंट नहीं बताया शायद कि फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस जीरो टिलेज इज यूएसए, ठीक है। कंजर्वेशनल टिलेज की बात ही यूएसए में स्टार्ट हुई थी, तो कंजर्वेशनल टिलेज अपना जीरो टिल, अपना नो टिल, या फिर अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमम टिलेज या फिर डबल मल्च टिलेज, ये सब जो है कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो अपन बात करेंगे यूएसए में स्टार्ट हुआ था। और अभी तक अपन जो पढ़ रहे थे कि कंजर्वेशनल टिलेज, कन्वेंशनल टिलेज, रिड्यूस्ड टिलेज, मिनिमम टिलेज, ये सब किस कौन सा था, सिस्टम ऑफ फार्मिंग था, है ना। मतलब ये अपने टाइप्स नहीं थे। टाइप्स क्या है, प्राइमरी टिलेज और सेकेंडरी टिलेज है, ये टाइप्स है, वो सिस्टम है कि अपन कैसे टिलेज कर सकते हैं। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, क्योंकि मेरे को बहुत कंफ्यूज होता था पहले, तो मैं इस पे बहुत ध्यान से पढ़ाई की, तब मुझे समझ में आया कि ये टिलेज के टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। और क्योंकि ये तो अपन करते हैं ना खेत में, और वो क्या सिस्टम है कि अपन ऐसा कर सकते हैं, ये सिस्टम कहलाता है। जैसे कि अपन क्रॉपिंग करते हैं तो अपन बाकी एग्जांपल आएंगे तो मैं बताते जाऊंगी धीरे धीरे। हाँ, और टिलेज, ये जो प्राइमरी टिलेज है और सेकेंडरी टिलेज है, ये सब क्या ऑन सीजन टिलेज कहलाते हैं, ठीक है। ये भी ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन सीजन टिलेज, तो उसमें दे देता है प्राइमरी, सेकेंडरी, A+B, नन। तो अपन क्या करते हैं कि अपने को उस टाइम पे याद ही नहीं रहता है कि ऑन सीजन टिलेज क्या होता है, अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार सेकेंडरी है कि प्राइमरी है, क्योंकि बुक में ऐसा कहीं लिखा नहीं होता है ना, क्वेश्चन बनाने वाला थोड़ा घुमा के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। तो अब अपन देख रहे हैं कि प्रिपरेटरी टिलेज क्या है, टाइप्स ऑफ टिलेज, प्रिपरेटरी टिलेज में प्राइमरी और सेकेंडरी। टाइप्स ऑफ टिलेज बेस्ड ऑन टाइम एट विच दे आर कैरिड आउट डिवाइडेड इनटू, प्रिपरेटरी टिलेज और नीचे कुछ लिखा होगा, प्रिपरेटरी टिलेज कैरिड आउट एट द टाइम ऑफ सोइंग, प्रिपरेटरी टिलेज सोइंग के टाइम पे अपन कैरी करते हैं, प्रिपरेटरी टिलेज सोइंग के टाइम पे जो किया जाता है वो प्रिपरेटरी टिलेज किया जाता है, मतलब सोइंग के जस्ट पहले जो किया जाता है वो प्रिपरेटरी टिलेज रहता है। तो प्रिपरेटरी टिलेज में अपन प्राइमरी टिलेज करते हैं प्लॉइंग, और सेकेंडरी टिलेज हैरोइंग करते हैं। ओपन द कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लाउ से अपन क्या करते हैं, सॉइल को ओपन करते हैं। ऑप्टिमम रेंज ऑफ मॉइस्चर फॉर इफेक्टिव प्लॉइंग इज
25 to 50% डिप्लीशन अवेलेबल सॉइल मॉइस्चर। ये कहना क्या चाह रहे हैं कि प्लॉइंग करते टाइम कम से कम 20 to 25% मॉइस्चर होना चाहिए। 25 to 50% है ना। Optimum range of soil moisture for effective plowing is 25 to 50% depletion of available soil moisture। Available soil moisture का 25 to 50% जो है वो डिप्लीशन होना चाहिए। फिर ये भी समझ लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आता है, बस ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ऑप्टिमम रेंज फॉर सॉइल मॉइस्चर सॉइल मॉइस्चर फॉर इफेक्टिव प्लॉविंग इज, तो अपन 25 to 50% लगा देते हैं। ठीक है, फिर हाँ, अब इसके ये जो है एग्जांपल्स, जैसे कि मोड बोर्ड प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, कंट्री और इंडिजिनस प्लाऊ, चीजल प्लाऊ और सबसॉइलर, सबसॉइलिंग और रोटावेटर। इनको बहुत अच्छे से याद करना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछता है। हाँ, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो एमपी प्लाऊ। अब एमबी प्लाऊ का यूज़ क्या है? डीप प्लॉइंग प्लस सॉइल इन्वर्जन। ये क्या करता है? डीप प्लॉइंग भी करता है और सॉइल को इन्वर्ट भी करता है। फिर डिस्क प्लाऊ क्या करता है? ये डिस्क प्लाऊ क्या है? ग्रासेस की कटिंग भी करेगा, डीप प्लॉविंग भी करेगा और सॉइल इन्वर्जन भी करेगा, टर्निंग भी करेगा। देखो एमपी प्लाऊ और डिस्क प्लाऊ। डिस्क प्लाऊ में अपन डिस्क से समझ रहे हैं कि ये कटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, और एमपी प्लाऊ जो रहेगा वो प्लॉविंग के लिए यूज़ कर रहा है, सॉइल इन्वर्जन कर रहा है। फिर कंट्री और इंडिजिनस प्लाऊ, ये क्या करता है? ये मल्टीपर्पज प्लाऊ है, वुडन, देसी, वेटलैंड प्लाऊ भी इसे ही कहते हैं। ठीक है, वुडन, देसी और वेटलैंड प्लाऊ, कंट्री और इंडिजिनस प्लाऊ। ठीक है, ये क्या करता है? ओपन द सॉइल इन वी शेप, सॉइल को वी शेप में ओपन करता है, और ये सॉइल की टर्निंग नहीं करता है। ये अपने को ध्यान देना है कि एमबी प्लाऊ जो है, डिस्क प्लाऊ जो है, ये सॉइल की टर्निंग, सॉइल इन्वर्जन, सॉइल टर्निंग करते हैं, जबकि कंट्री और इंडिजिनस प्लाऊ जो है ये वी शेप में ओपन बस करता है, सॉइल टर्निंग यहाँ पे नहीं होती है। फिर अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, वैसे बस इसके इम्प्लीमेंट, और ये प्राइमरी है, सेकेंडरी ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। बाकी ये नहीं पूछता कोई कि सॉइल इन्वर्जन कौन कर रहा है, सॉइल टर्निंग कौन कर रहा है। ये एग्रोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से लिए इंपॉर्टेंट है, जनरल एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। ठीक है, फिर यहाँ पे कंट्री प्लाऊ इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन इंडिया। इंडिया में है तो कंट्री प्लाऊ अपन ने नाम किसको दिया है? जो अपने देश का प्लाऊ है, तो कंट्री प्लाऊ अपन सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर चीजल प्लाऊ क्या है? और सबसॉइलर, ब्रेक हार्ड पेन ऑफ सॉइल और सबसॉइलिंग। ये हार्ड पेन को ब्रेक करता है सॉइल की, या फिर सबसॉइलिंग करता है। ठीक है, फिर सबसॉइलिंग क्या होती है? ब्रेकिंग द हार्ड पेन विदाउट इन्वर्जन एंड विद लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप सॉइल इज प्राइमरी टिलेज ऑफ इट इज प्राइमरी टिलेज ऑफ सॉइल। इसमें क्या होता है? हार्ड पेन को अपन ब्रेक कर देते हैं। अब सबसॉइलिंग चीज़ें प्लाऊ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अपन क्या करते हैं, प्राइमरी टिलेज अपन क्या समझते हैं कि सॉइल को ओपन करना, सॉइल को टर्न करना, ग्रासेस कटिंग करना। अब यहाँ पे क्या है? डिफरेंट ऑपरेशन है। सॉइल के फर्स्ट 15 सेंटीमीटर पे कुछ नहीं हो रहा है ना, ऊपरी 15 सेंटीमीटर की सतह पे। तो अपन क्या देख रहे हैं कि सब सॉइलिंग हार्ड पेन ब्रेक कर रहे हैं विद लेस डिस्टर्बेंस ऑफ टॉप सॉइल। यहाँ पे टॉप सॉइल का डिस्टर्बेंस बहुत कम हो रहा है, और ये प्राइमरी टिलेज है, ये अपने को याद रखना है। अब अदर टूल्स आर रोटरी टिलर, रोटावेटर, ये दोनों जो हैं ये भी प्राइमरी टिलेज। देखो रोटावेटर जो है ये बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में यूज़ हो रहा है ना। तो इसलिए अपन यहाँ पे अगर ऑप्शन आया विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी, तो अपन रोटावेटर लगा देंगे। ये ऐसा मतलब नेमरा सुंडा ऐसी है कि इसमें से एक एक पॉइंट जो है वो एक एक क्वेश्चन बताते हैं। तो ये अपने को समझ कैसे आता है कि अपने को निम्रा सुंडा कहाँ से पढ़नी है, कैसी पढ़नी है? जब अपन क्वेश्चंस लगाते हैं, तो क्वेश्चन लगाना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी पढ़ाई में। सेकेंडरी टिलेज, लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। लाइटर और फाइनर ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज। ये लाइटर है, फाइनर ऑपरेशंस हैं जो कि अपन प्राइमरी टिलेज के बाद करते हैं, सेकेंडरी टिलेज कहलाते हैं। अब इसमें इम्प्लीमेंट्स क्या हैं? डिस्क हैरो, देखो डिस्क प्लाऊ वहाँ पे था, डिस्क हैरो यहाँ पे है। कल्टीवेटर,
अब सबसे ज़्यादा क्या होता है, रोटावेटर और कल्टीवेटर में कन्फ्यूज़न होता है कि रोटावेटर, अरे यार अपन ने क्या पढ़ा था कि वो प्राइमरी है या सेकेंडरी है, रोटावेटर था या कल्टीवेटर था। अब इसको याद कैसे करना है? देखो, कल्टीवेटर जो है वो सेकेंडरी है। अब ये कैसे याद करना है? ये सेकेंडरी में CO आ रहा है ना, और यहाँ पे भी CU आ रहा है, तो ये को तुम रिलेट करो कि सेकेंडरी में कल्टीवेटर है, तो अब रोटावेटर अपने आप ही याद आ जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए रोटावेटर है, और सेकेंडरी के लिए सिर्फ कल्टीवेटर है। ठीक है, फिर ब्लेड हैरो, बंड फॉर्मर, लैंड लेवलर, प्लैंकर, कल्टीवेटर, रिजर और पडलर। इम्प्लीमेंट्स कौन कौन से हैं? डिस्क हैरो है, कल्टीवेटर है, ब्लेड हैरो है। ये टू इम्प्लीमेंट्स के नाम इंपॉर्टेंट होते हैं, याद नहीं होते हैं लेकिन याद करना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चंस बहुत कंफ्यूजिंग आते हैं इसमें से। फिर कल्टीवेटर हो गया, ब्लेड हैरो हो गया, बंड फॉर्मर हो रहा है। ये यहाँ पे अलग ही समझ में आ रहा है, जैसे कि बंड फॉर्मर है, ये प्राइमरी टिलेज के बाद ही अपन करेंगे। लैंड को लेवल भी अपन प्राइमरी टिलेज के बाद करेंगे। प्लैंकर मतलब प्लैंक्स बनाना, ये भी अपन लैंड प्राइमरी टिलेज के बाद करेंगे। कल्टीवेटर अपन ने याद कर लिया है। रीजेंट फरो बनाना। फिर पडलिंग भी अपन प्राइमरी के बाद करेंगे। डिस्क हैरो, यहाँ तक के समझ में आ रहा है ना? तो एक काम करना, ये दो याद कर लेना कि ब्लेड हैरो और डिस्क हैरो, ये दोनों सेकेंडरी हैं। बाकी तो फिर अपने कल्टीवेटर को CU से और CO से याद ही कर लिया है। बाकी बंड फॉर्मर, ये मतलब काम से समझ में आ रहा है कि ये सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स होंगे। सोइंग ऑपरेशन इंक्लूड इन सेकेंडरी टिलेज, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोइंग ऑपरेशन किस में इंक्लूड किया जाता है, प्राइमरी टिलेज या फिर सेकेंडरी टिलेज में? तो अपने को ये याद रखना पड़ेगा कि ये सेकेंडरी टिलेज का एग्जाम्पल है ना? अब इसका यहीं कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है ना? ये अपन अभी देख लेते हैं क्योंकि फिर इतना सा बचा, इसके लिए दूसरा वीडियो बनाना ठीक नहीं रहेगा ना। फिर आफ्टर कल्टीवेशन क्या होता है? आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज ऑपरेशन कैरिड आउट इन स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप में किए जा रहे हैं, उसको अपन आफ्टर कल्टीवेशन बोल रहे हैं। ये याद रखना कि स्टैंडिंग क्रॉप के पहले, क्रॉप सो करने के पहले अपन ने जितना भी कर दिया, प्राइमरी टिलेज हो गया। ठीक है, प्राइमरी हुआ, प्राइमरी के बाद अपन जितने भी कर रहे हैं, कब तक के? जब तक कि अपन ने सोइंग नहीं की है, तब तक के जो भी कर रहे हैं वो सेकेंडरी कहला रहे हैं। और सेकेंडरी जब अपन ने सोइंग कर दी है, उसके बाद जो कर रहे हैं अपन, वो आफ्टर कल्टीवेशन कहला रहे हैं। ठीक है, या इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन करते हैं तो अपने को याद थोड़ा कम रहता है। फिर मतलब वहाँ पे ऑप्शन ही ऐसे रहते हैं कि अच्छा से अच्छा बंदा कंफ्यूज हो जाए, तो इसीलिए बस बोल रही हूँ। बाकी अब आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज ऑपरेशन जो कि स्टैंडिंग क्रॉप में किए जाते हैं। इट इंक्लूड ड्रिलिंग और साइड ड्रेसिंग ऑफ फर्टिलाइजर डालना, ठीक है, क्रॉप में ही डालेंगे। अर्थिंग अब जो है, ठीक है, पोटैटो या फिर जिसमें भी किए जा रहे हैं इंटर कल्टीवेशन है, ये सब ठीक है। इससे वो ज़्यादा नहीं पूछा जाता। इम्प्लीमेंट्स कौन सा है? ब्लेड हैरो, रोटरी हो, कंट्री प्लाऊ, रिज प्लाऊ। देखो, कंट्री प्लाऊ, रिज प्लाऊ यहाँ पे भी आ गए। रीजर इज यूज फॉर मेकिंग फरो एंड चैनल एंड अर्थिंग अप ऑपरेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कि रीजर जो है वो फरो बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, चैनल बनाने के लिए यूज़ किया जा रहा है, अर्थिंग अप करने के लिए यूज़ किया जा रहा है। इम्प्लीमेंट्स इसमें कौन कौन से हो गए? तो इम्प्लीमेंट्स है इसमें ब्लेड हैरो, रोटरी हो, कंट्री प्लाऊ, रिच प्लाऊ, ये सब हो गए। अब सॉइल टर्निंग प्लाऊ, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो, एमपी प्लाऊ। देखो, एमपी प्लाऊ और डिस्क प्लाऊ तो अपन ने प्राइमरीज में पढ़ा है, और डिस्क हैरो अपन ने सेकेंडरीज में पढ़ा है। ऐसा जब अपन को बाद में आता है तो वो याद करते चलना, तो चीज़ें अच्छे से याद हो जाती है, मतलब याद माइंड में रहती है। फिर नो सॉइल टर्निंग प्लाऊ, नो सॉइल टर्निंग प्लाऊ मतलब इसमें सॉइल टर्न नहीं होती। अपन ने पढ़ा था इंडिजिनस प्लाऊ है, रोटावेटर है, कल्टीवेटर है और टिलर है। अब अपने को ये बताओ कि इसमें प्राइमरी कौन सा है और सेकेंडरी कौन सा है? CU सेकेंडरी अपन ने याद किया था। टिलर भी सेकेंडरी है क्योंकि याद किया था अपन ने। रोटावेटर प्राइमरी सेकेंडरी दोनों है, इंडिजिनस जो है वो प्राइमरी है। ऐसे करके करेंगे तभी कुछ एग्रीकल्चर रट पाएगा, नहीं तो मुश्किल है एग्रीकल्चर रटने में। ठीक है, नो सॉइल टर्निंग प्लाऊ। अब अकॉर्डिंग टू क्रीडा हैदराबाद, डीप टिलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब एक एग्जाम में तुमको एक क्वेश्चन तो मिल ही जाएगा इससे, कि डीप टिलेज क्या होता है? 25 से 30, ऐसा याद करो। शैलो का क्या होता है? 5 से 6 हो गया। मीडियम क्या हो गया? 15 से 20 हो गया। और डीप टिलेज क्या हो गया? 25 से 30 हो गया। क्या क्या हो गया? शैलो है, टिलेज जो है वो 3 टाइप के होते हैं, शैलो टिलेज, मीडियम टिलेज, डेप्थ ऑफ टिलेज जो है वो 3 टाइप की है। शैलो है, मीडियम है और डीप है। तो शैलो टिलेज जो है वो 5 to 6 सेंटीमीटर है, मीडियम टिलेज 15 to 20 सेंटीमीटर है, और डीप टिलेज जो है वो 25 to 30 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब
क्वेश्चन कैसा था पता है? अकॉर्डिंग टू क्रीडा मतलब हैदराबाद, डेप्थ ऑफ शैलो टिलेज इज, सीधा ऐसा। जब अपन फर्स्ट टाइम पढ़ते तो अपने को समझ ही नहीं आता है कि अपने को याद क्या करना है, क्योंकि पूरा न्यू रहता है। फर्स्ट पावर टिलर इंट्रोड्यूस्ड इन जापान इन वर्ल्ड कहाँ हुआ था? जापान 1920 में। पावर टिलर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था। डीजल इंजन किसने इन्वेंट किया है? रुडोल्फ डीजल ने। ट्रैक्टर इन्वेंटेड बाय बेंजामिन हेल्ट ने 1892 में। टिल्ट एंगल फॉर, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। टिल्ट एंगल फॉर फ्रॉम पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के लिए टिल्ट एंगल, ये टिल्ट एंगल कितना है? 15 to 25 डिग्री है। और डिस्क एंगल कितना है? डिस्क प्लाउ हैरो, ये 40 to 45 डिग्री। या तो अगर रेंज दी है तो 40 to 45 लगाना है, अगर अप्रोप्रिएट दिया है तो अपने को अप्रोप्रिएट 42.5 डिग्री लगाना है। ठीक है। बेसिन लिस्टर इज यूजफुल इन प्रिवेंटिंग रन ऑफ टू फॉर्म बेसिन, बेसिन लिटर जो है वो रन ऑफ प्रिवेंट करने के लिए होता है और ये यहाँ तक के अपन कंप्लीट करेंगे आज। फिर रन ऑफ प्रिवेंट करता है और बेसिन्स फॉर्म करते हैं। स्वीप कल्टीवेटर इज यूजफुल इन हार्वेस्टिंग ऑफ ग्राउंडनट, ग्राउंडनट की हार्वेस्टिंग के लिए स्वीप कल्टीवेटर यूज किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। लेजर लेवलिंग ऑफ सॉइल कैन बी रिड्यूस वाटर लॉस बाय 20 to 30%। वाटर लॉस कितने परसेंट? 20 to 30% लेजर लेवलिंग जो है वो रिड्यूस, वाटर लॉस 20 to 30% रिड्यूस करता है। अब हॉर्स पावर, एक, वैसे इससे मैंने अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं देखा, एक ठीक है, लेकिन दिया है, पढ़ना पड़ेगा, निमरा सुंडा में दिया है, मतलब कहीं ना कहीं आया हुआ तभी दिया है। एन एम्पेरिकल यूनिट ऑफ पावर इक्वल टू 550 फुट पाउंड पर सेकेंड, है ना। एक इंपीरियल यूनिट है पावर की, जिसका मतलब होता है 550 फुट पाउंड पर सेकेंड। फिर इट इज़ ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ पावर, ये पावर की यूनिट की, हॉर्स पावर पावर की मेजरमेंट की यूनिट है। 33 पाउंड अ डिस्टेंस ऑफ 1 फुट इन 1 मिनट, ये जो क्या 1 मिनट में 1 फुट की कितनी 330 पाउंड डिस्टेंस कवर कर लेता है। फिर 1 हार्स पावर में 746 वाट और 0.76 किलोवाट्स होते हैं। 1 मैन पावर जो रहता है वो 0.1 हॉर्स पावर। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जब पढ़ेंगे उसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो वहाँ पे इजीली याद भी हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी रहती है, तो अपने को पता चल जाता है कि यार अपन ने यहाँ पे ये पढ़ा है तो अपने को यहाँ पे। ठीक है, अब मैं अपना सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू।